नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। और लास्ट के वीडियो में अपने विस्कोसिटी के बारे में कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे और विस्कोसिटी में हमने देखा था कि लिक्विड्स की विस्कोसिटी जो है गैस से थोड़ी ज़्यादा होती है। सॉलिड्स के अंदर विस्कोसिटी होती नहीं है, श्यानता ठोसों में होती नहीं है, लिक्विड में ज़्यादा होती है गैसों से। और लिक्विड में जो विस्कोसिटी होने का मेन रीज़न है वो उनके बीच कोहेसिव फोर्स लगना, उनके इंट्रामोलिकुलर्स के बीच में जो एक फोर्स लगता है अट्रैक्शन फोर्स, वो उसका मेन रीज़न था। और वही गैस के अंदर जो विस्कोसिटी होती है उसका मेन रीज़न था हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम बाय कॉलिजन्स या फिर डिफ्यूजन के कारण भी अपन कह सकते हैं। तो कुछ बातें मैंने नोट के रूप में उन्हीं का एक सारांश ये भी लिखा है। कल हमने ये भी सीखा कि एक आइडियल लिक्विड जो होता है उसकी विस्कोसिटी 0 होती है, अर्थात ऐसा वैसे तो कोई लिक्विड है नहीं, फिर भी अगर कोई आइडियल लिक्विड हो तो अगर उसको एक बार किसी नली में से प्रवाहित कर दे तो वह अनंत समय के लिए उसमें फ्लो होता रहेगा। ऐसे आइडियल लिक्विड्स के बारे में भी हमने कल कंसेप्ट सीखी। आज के वीडियो में अपन कंटिन्यू रखते हैं उसी टॉपिक को। मैंने कुछ नोट के रूप में इनिशियली पहले से इन बातें को कुछ लिख रखा है। वो इसमें यह है कि अगर थिक लिक्विड्स लाइक हनी, शहद, ग्लिसरीन हैव मोर विस्कोसिटी देन ए थिन लिक्विड। थिक का मतलब गाढ़ा, तो गाढ़े लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो पतले लिक्विड से थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे हम घी की बात करें, शहद की बात करें, ऑयल की बात करें, तो उनकी वाटर के रेस्पेक्ट में या किसी पेट्रोल के रेस्पेक्ट में उनकी विस्कोसिटी जो है वो कम होती है। तो हमने पहले से लिख रखा है थिक लिक्विड लाइक हनी, ग्लिसरीन हैव मोर विस्कोसिटी देन थिन लिक्विड लाइक वाटर्स। हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं गाढ़े द्रव्य जैसे शहद, ग्लिसरीन आदि, इसमें कोलतार भी एक शब्द आ सकता है, कोलतार आदि की श्यानता पतले द्रवों से अधिक होती है जैसे पानी। नंबर 2, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स इज अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द गैसेज। द्रवों की या तरल की श्यानता गैस की श्यानता से लगभग 100 गुना अधिक होती है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स इज अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द गैसेज। नंबर 3, द रीजन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ड्यू टू cohesive force, but in gases the viscosity is due to diffusion। ये भी लाइन अपने सीख रखी है पहले से ही। इसमें लिख सकते हो तरलों में श्यानता का कारण होता है असंजक बल या सहसंजक बल। तरलों में श्यानता का मुख्य कारण होता है उनके अणुओं के मध्य सहसंजक बल का लगना, जबकि गैसों में श्यानता का मुख्य कारण होता है विसरण। वही नंबर 4 की बात करें टेम्परेचर से संबंधित, तो हम लिखते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर of viscosity of the gases is increases। अगर अपन गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उनकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। तो ताप बढ़ाने से गैस की श्यानता में वृद्धि होती है। नंबर 5, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर of liquid या on liquid, by increasing the pressure on liquid the viscosity increases except water। पानी को छोड़कर बाकी सभी तरलों की श्यानता दाब बढ़ाने से बढ़ती है।
तो प्रेशर से अपने को पता चल गया, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन लिक्विड द विस्कोसिटी इंक्रीजेज एक्सेप्ट वाटर, पानी को छोड़कर बाकी सभी लिक्विड्स, बाकी सभी तरलों पर अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो उनकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं तरलों पर दाब बढ़ाने पर, इसमें लिख सकते हो तरलों पर दाब बढ़ाने पर उनकी श्यानता बढ़ती है। क्वेश्चन में लिख दो पानी को छोड़कर, पानी को छोड़कर। नंबर 6, बट इन जनरल विस्कोसिटी ऑफ द गैसेज डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर। इसका मतलब ये हो गया कि गैस पर दाब बढ़ाने से उसकी श्यानता अप्रभावित रहती है, परंतु सामान्यतः, इसमें लिख सकते हो परंतु सामान्यतः गैसों की श्यानता दाब पर निर्भर नहीं करती। ये लाइन ऐसे लिख दो, परंतु सामान्यतः गैसों की श्यानता दाब पर निर्भर नहीं करती। अब आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी। एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी नया टॉपिक फिर आ जाता है अपने पास। अगला टॉपिक अपना हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी। इसके अंदर अपन लिखते हैं पहला एक तो एप्लीकेशन में अपने ब्लड सर्कुलेशन जो है ये मेन इंपॉर्टेंट है। देखते होंगे उम्र के हिसाब से व्यक्तियों के ब्लड है वो गाढ़े होने लग जाते हैं, या ज़्यादा खाने पीने से भी हो जाता है, जिसमें अपन लोग कहते हैं बीपी लो हो गई, बीपी हाई हो गई, मतलब अपनी नसों के अंदर ब्लड जो है सही ढंग से सर्कुलेट नहीं हो पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, तो वो भी एक विस्कोसिटी का ही कारण हो सकता है। अगर ब्लड है वो गाढ़ा हो जाए तो डॉक्टर से सलाह लेते हैं, तो डॉक्टर कुछ ऐसे मटेरियल्स को या ऐसे पेय पदार्थों को पीने के लिए कहता है जिससे हमारा ब्लड है वो थोड़ा पतला हो जाए, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहे, बीपी हाई और लो नहीं हो। तो कहने का मतलब पहला एप्लीकेशन इसका आ जाता है ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। मानव शरीर में रक्त संचरण, मानव शरीर में रक्त संचरण रक्त की श्यानता पर निर्भर करता है। एक नंबर तो ये बात होगी। 2 नंबर बात, मेन तो बात है मशीनों वाली, हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। जैसे हम सेविंग मशीन में कोई यूज़ करें तो ऐसा नहीं कि सेविंग मशीन में हम ग्रेस लगा के छोड़ दें। जैसे हम गाड़ी में यूज़ करें तो ऐसा नहीं कि सेविंग मशीन या सिलाई मशीन वाला लिक्विड उसके अंदर काम आ जाएगा। तो हर एक पार्ट्स के लिए, हर एक मशीन के लिए उसका लुब्रिकेंट्स जो है उनकी विस्कोसिटी चेक की जाती है। तो हम ये भी लिख सकते हैं इन मशीन द लुब्रिकेंट ऑयल आर यूज्ड बाय चेकिंग द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल। मशीनों में उनके स्नेहकों का उपयोग उनकी श्यानता निर्धारण करके काम में लिया जाता है। नंबर 3 इसका एप्लीकेशंस, द डिफरेंट लुब्रिकेंट्स, ये भी समझो, द डिफरेंट लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड एज द टेम्परेचर, साइज एंड वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट्स। इसका मतलब कि विभिन्न स्नेहकों का उपयोग तापमान, वस्तु के आकार और उसकी कार्य कुशलता के हिसाब से किया जाता है। जैसे मान लो एक बड़ा ट्रक है,
उसके टायरों के यूज में हमें लुब्रिकेंट जैसे ग्रेस यूज में लेना है। वहीं एक घरेलू गाड़ा है ऊँट गाड़ा, उसके लिए भी हमें ग्रेस यूज में लेना है। तो दोनों में भी काफ़ी अंतर रहेगा, एक में थोड़ा गाढ़ा लेना पड़ेगा, एक में हमें उससे थोड़ा कम गाढ़ा लेना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें कि जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर ठंड ज़्यादा पड़ती है या उससे भी आगे लद्दाख एरिया में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ किसी वाहन के लिए या किसी दूसरे मटेरियल्स या मशीन के लिए अगर लुब्रिकेंट्स की ज़रूरत पड़ती है रोलिंग के लिए या किसी भी कंडीशंस को कम करने के लिए, तो वहाँ के लिए अलग स्नेहक यूज में लेना पड़ेगा कि वहाँ का टेम्परेचर कम है, इसलिए कोई स्नेहक या कोई लुब्रिकेंट्स जम नहीं जाए, ठोस नहीं हो जाए, सॉलिड नहीं हो जाए। वहीं हम चूरू की बात करें तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा पड़ता है गर्मियों में, तो अक्सर कोई ऐसा लुब्रिकेंट भी यूज में नहीं ले पाते कि वो पिघल कर टायर से ही बाहर निकल जाए या किसी मशीन के पार्ट से ही बाहर निकल जाए, ताकि उसका सही उपयोग नहीं हो पाए। इसलिए टेम्परेचर को देखते हुए, मशीन के आकार को देखते हुए, सेविंग मशीन है उसके बीच में शेप कम रहता है, एपरेटस के पार्ट छोटे हैं, हाथ घड़ी है, हमारी दीवार घड़ी है, उनकी सुइयों को सही संरूप से चलाने के लिए उनके बीच में भी ऑयल डालते हैं। तो ये सब चीज़ें उनकी विस्कोसिटी को देखते हुए लिक्विड्स यूज में लेते हैं। अगला अपना जो टॉपिक है वो है स्टोक्स का सूत्र। स्टोक्स का सूत्र, मेन बात इसमें देखने वाली है, स्टोक्स ने एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है अपने को और वो दिया है फाइनल वेलोसिटी से संबंधित। किस प्रकार है अपन देखते हैं। स्टोक्स अपने को ये कहता है, स्टोक्स फॉर्मूला, रेड पेन इसमें क्या है जनरली दिखता नहीं। स्टोक्स का सूत्र, स्टोक्स फार्मूला, स्टोक्स फॉर्मूला। स्टोक्स ये कहता है कि जैसे ही आप किसी एक लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट को गिराते हो, मान लो ये ऑब्जेक्ट में कोई लिक्विड में गिराया आपने, इस ऑब्जेक्ट को पानी से भरा हुआ टांका है यूँ मानो, और इसके अंदर हमने किसी एक वस्तु को इसके अंदर गिराया, तो हम अक्सर देखते हैं कि ये जिस स्पीड से हम गिराते हैं उस स्पीड से नीचे जाके नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि इनके कांटेक्ट में जो भी लेयर्स आती है, ये इनकी कांटेक्ट में आनी लेयर्स है, लिक्विड की लेयर्स है, या पानी का ही उदाहरण ले लो अपने। तो जैसे आप किसी पानी में कोई एक पत्थर गिराते हो, कोई वस्तु गिराते हो, या घर में हमारे कोई टांके के अंदर बाल्टी वगैरह गिर जाती है, तो उस कंडीशन में वो बाल्टी जब धरातल पे जाके टकराती है तो उसी स्पीड से जाके नहीं गिरती जिस स्पीड से वो ऊपर से गिराई जाती है। तब होता क्या है, अगर m मास का कोई पार्टिकल है नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है, तो जैसे ये ड्रॉप होगा तो इसमें एक तो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, जो हमेशा नीचे ले जाने का प्रयास करेगा। एक इसमें फोर्स लगता है फ्लोटिंग फोर्स, जो इसको ऊपर उठाए रखने के लिए प्रयास करता है, जो आर्किमिडीज ने कहा है, वो भी इसको ऊपर उठाए रखने का प्रयास करेगा। ये mg और इस ऊपर वाले फोर्स का मान बराबर तब होता है जब ये किसी धरातल से टकरा जाए, लेकिन जब तक लिक्विड में मोशन करता है तब तक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इतना पर्याप्त नहीं होता कि उसको ऊपर उठाए रखे। हाँ, अगर ये वस्तु अपने मास के इक्वल पानी को हटा लेती है तब तो ये तैरती हुई रहेगी। जैसे जहाज, बड़े बड़े जहाज है, वो अपने मास के इक्वल या अपने वेट के इक्वल पानी को साइड में कर लेते हैं, इसलिए वो उसके ऊपर तैरते रहते हैं। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु अपने बाहर के बराबर पानी को हटा लेती है तो वो उसके ऊपर तैरती रहती है, ये आर्किमिडीज ने कहा। ऐसा ही अब जैसे ये इसके संपर्क में ये लेयर्स जब आती है तो ये लेयर जो कांटेक्ट में है वो तो चाहती है कि इसके साथ मोशन करे इस बॉडी के, लेकिन साइड में जितनी भी लेयर है, ये साइड वाली जो लेयर्स है, ये जो परतें हैं पानी की, ये इन बाकी परतों को जो कि इसके संपर्क में आ रखी है, यहाँ पर ये संपर्क में आ रखी है, इनको रोकने का प्रयास करती है। इसका मतलब प्रत्येक लेयर के बीच में एक रिलेटिव मोशन जनरेट हो जाता है, एक अपेक्षिक वेग उत्पन्न हो जाता है, और उस रिलेटिव मोशन के कारण यहाँ एक विस्कोस फोर्स जनरेट हो जाएगा जो इसके मोशन का विरोध करेगा।
इसका मतलब विस्कोस फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा। अब ये विस्कोस फोर्स कितना लगता है, ये स्टोक्स ने कहा कि इसका मान होता है 6 पाई नीटा वी टी इंटू आर। अगर इसकी आर रेडियस है, इस बॉडी की आर रेडियस है, एम मास है इसका, तो इस पर जो विस्कोस फोर्स लगेगा, इसको रोकने के लिए जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, उसका मान है 6 पाई नीटा। नीटा है विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो इस लिक्विड का है, और Vt यानी ये फाइनल वेलोसिटी Vt से नीचे की तरफ गति करने लगेगा। कब? जब संतुलन स्थिति में आ जाएगा, जब बैलेंस में आ जाएगा। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो लग रहा है फ्लोटिंग फोर्स और दूसरा लग रहा है विस्कोस फोर्स, जो स्टोक्स ने हमें बताया है, जिसको हम स्टोक्स फार्मूला भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार से स्टोक्स फार्मूला है, F = 6 पाई नीटा VTR। Vt जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, Vt फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। हम अभी लिखते हैं सारी बात। तो ये तो हमारा हो गया डायग्राम, ये इनकी लेयर्स बना दो ऐसे भाई वाटर्स की। दैट्स ऑल। हम लिखते हैं व्हेन an object dropped vertically downward inside the liquid, then there is a force of viscous, then there is a force of viscous acting on the object which is balancing by the gravitational force. This force यानी कि विस्कोस फोर्स, this force is given by Stokes in case of terminal velocity Vt। इसका मतलब when the object move with a constant velocity in the liquid, this is F = 6 pi neta RVT. This is the formula of Stokes. हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं अपन। तो अपन हिंदी में क्या लिख सकते हैं इसको? हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी तरल पदार्थ में गिराया जाता है, जब किसी वस्तु को तरल में डुबोया जाता है, तरल में गिराया जाता है, लिखो गिराया जाता है, तो तरल यानी कि द्रव की परतों के मध्य आपेक्षिक वेग के कारण इस वस्तु
जिसको हम पिंड भी कह सकते हैं, पिंड पर एक श्यान बल लगता है, श्यान बल लगता है जो इसे संतुलित करने का प्रयास करता है, जो इसके गति के विपरीत दिशा में लगता है। एक तो ये गति के विपरीत दिशा में लगता है तथा इसे संतुलित करने का प्रयास करता है, इसे संतुलित करने का प्रयास करता है। एक बात तो ये हो गई। जब प्रयास करता है, जब नीचे वाला लाइन में, जब वस्तु तरल में यानी कि द्रव तरल में एक नियत वेग से गति करने लगती है, एक नियत वेग से गति करने लगती है, तब इस वस्तु पर लगने वाला श्यान बल का मान स्टोक्स के अनुसार F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा RVT, जहाँ नीटा श्यानता गुणांक, R वस्तु की त्रिज्या, इसका मतलब आकार पर निर्भर करता है। VT है टर्मिनल वेलोसिटी, अंतिम वेग या सीमांत वेग भी कहते हैं इसको, सीमांत वेग, यानी कि जिस वेग से वो नीचे गिर रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि इस टर्मिनल वेलोसिटी का मान कितना है, तब कंसीडरेशन और लेते हैं कुछ। अब अपन देखें कि फॉल ऑफ स्पेयर इन लिक्विड, अगर द्रव में पड़ा गोला, अगर आप किसी एक गोलाकार वस्तु को द्रव में गिराते हो, डायग्राम बना लो साथ में, द्रव में किसी वस्तु को गिराते हो तो नीचे की तरफ तो फोर्स लगता है F1 इज इक्वल टू mg, F1 इज इक्वल टू mg, और इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स तो लगेगा F2 जो फ्लोटिंग फोर्स है, और एक फोर्स लगेगा F जो है 6 पाई नीटा RVT, 6 पाई नीटा RVT। हम कह दें कि यदि सिग्मा घनत्व वाले द्रव में कोई रो घनत्व का, इसका घनत्व कितना है रो, जो हमने लिक्विड ले रखा है उसका घनत्व जो है वो है सिग्मा। तो सिग्मा घनत्व वाले द्रव में कोई रो घनत्व वाला R त्रिज्या का कोई ठोस गोला गिराया जाता है, तब गोले द्वारा अपने
भार के बराबर तरल को या द्रव्य को हटाया जाता है when a spherical body of radius r having density rho dropped vertically downward inside a liquid of sigma density, then the body spread out the liquids from its body equal to the mass of body. Then there is three forces are acting in this condition. Then there is three forces are acting on the body. Then there is three forces are acting on the body. तब वस्तु पर तीन बल कार्य करते हैं। हिंदी में लिख देना भाई तीन। नंबर 1 फ्लोटिंग फोर्स। नंबर 2 है फ्लोटिंग फोर्स को अपन लोग कौन सा कह रहे हैं? नंबर 1 तो फ्लोटिंग नहीं था, एक मिनट। नंबर 1 तो लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई बात नहीं, अगर फ्लोटिंग पहले लिख दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, F2 कह देंगे उसको अपन, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में मैंने F2 कहा है, दैट इज फ्लोटिंग फोर्स। तो पहले ग्रेविटेशनल है मेरे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वीय बल 1 नंबर तो ये लग रहा है, दैट इज बिकम F = mg। सिंस m = होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है? r रेडियस है तो डेंसिटी तो हमारे पास रो थी, वॉल्यूम मेरे पास आ गया 4/3 पाई r³। स्मॉल r रेडियस लिया था शायद मैंने, दैट इज m। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m = मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक तो ये लग गया। और इसमें भी F1 = मास का मान मेरे पास है रो 4 पाई r³/3 इंटू जी, दैट इज F1। 2 नंबर है, ये लगता है डाउनवर्ड,
डाउनवर्ड। फ्लोटिंग फोर्स इसको ऊपर उठाए रखने के लिए लगता है, जिसको उत्प्लावक बल भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय बल, डेंसिटी का मतलब घनत्व है, और इधर इंटू आयतन, घनत्व इंटू आयतन, घनत्व रो, आयतन का मान ये, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का भार, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर आ जाता है रो समथिंग। फ्लोटिंग उत्प्लावक बल ये ऊपर की तरफ लगता है, तो F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही सूत्र, मास ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। देखो भाई, मास ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो ये भी उतना ही भार होगा जितना, वॉल्यूम तो उतना ही होगा जितना ये इसका है, स्पेयर का है, क्योंकि ये जैसे है अंदर इंटर करेगा तो इतना पानी तो साइड में हट जाएगा, इसका मतलब पानी का बीच वाला जो भाग जो हटा है उसका वॉल्यूम भी उतना ही होगा जितना गोले का है। तो हमारे पास F2 का मान भी सीधा सीधा आ जाएगा, F2 बराबर m इंटू जी, m इंटू जी। F2 इज इक्वल टू m इंटू जी। वही m का मान कितना है कि भाई सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, सिग्मा आ जाएगा। आगे लिख दो m इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। देन F इज इक्वल टू समथिंग, F2 इज इक्वल टू ये आ गया, ये आता है अपवार्ड टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपवार्ड कह दो या अपोजिट कह दो। नेक्स्ट लास्ट जो विस्कोस फोर्स लगता है, थर्ड, तीसरा फोर्स लगता है द विस्कोस फोर्स ड्यू टू relative motion of the layers of liquid, तरल की परतों के मध्य, तरल की परतों के मध्य आपेक्षिक वेग के कारण, आपेक्षिक वेग के कारण श्यान बल ये स्टोक्स से हमें पता है, स्टोक फार्मूले से, F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा RVT। नाउ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, अतः वस्तु पर परिणामी बल F इज इक्वल टू mg, कौन सा भाई, वस्तु वाला, ये आ जाएगा F1 माइनस आ जाएगा F2 प्लस F, ये कह दो, इसको F डैश बोल दो, क्योंकि दो की डायरेक्शन नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ है, एक की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो ये मान आ जाएगा रो इंटू 4 पाई बाई 3 आर की क्यूब इंटू जी, ये मान तो था F1 का,
माइनस इसका मान था सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब जी प्लस 6 पाई नीटा आर वी टी, 6 पाई नीटा आर वी टी। ये था स्टोक्स के कारण। अब कहते हैं संतुलन स्थिति में, संतुलन स्थिति में वस्तु जब नियत वेग vt से गति करती है, इन बैलेंसिंग कंडीशन, इन बैलेंसिंग condition, in balancing condition the object move with constant velocity, then f dash become 0। इस कंडीशन में हमारे पास 0 बराबर आ जाएगा रो 4 पाई अपॉन 3 आर की क्यूब जी माइनस पूरा का पूरा सूत्र सिग्मा 4 पाई बाई 3 आर क्यूब जी प्लस 6 पाई नीटा आर वी टी। ये 0 के बराबर आ गया। इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा रो 4 पाई आर क्यूब जी बाई 3 इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर क्यूब जी बाई 3 प्लस 6 पाई नीटा आर वी टी। इसको इधर ले लो, बस कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। पाई से एक तो पाई कैंसिल हो रहा है सब साइड में जाके, और इसमें एक आर भी कॉमन निकले कैंसिल हो रहा है। ये आर और इधर आर क्यूब है, इधर आर स्क्वायर है। इधर जो जो कॉमन आ रहे हैं कॉमन ले सकते हो आप लोग। इसमें जैसे 2 कॉमन आ सकता है तो इधर 6 बच जाएगा। या ऐसा करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 को उड़ा देते हैं। रो 4 आर स्क्वायर जी, ये स्क्वायर छोड़ रहा हूँ मैं अब इधर दोनों साइड में। रो 4 आर स्क्वायर बाई जी बाई 3 that is becomes sigma 4 r square g by 3 प्लस ये आ जाएगा 18 6 3 जा 18 नीटा आर गया वी टी रह गया, 3 से 3 भी गायब हो गया। हमें वी टी को अकेला रखना है तो ये आ जाएगा रो 4 आर स्क्वायर जी इज इक्वल टू सिग्मा 4 आर स्क्वायर जी प्लस 18 नीटा वी टी। ये आर गायब हो गया भाई, इधर इसके स्क्वायर को काट के आइए। हमें तो क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए इस स्टोक्स फॉर्मूले से। क्रिटिकल कह दो या टर्मिनल वेलोसिटी कह दो, वेयर वी टी इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। लिख सकते हो, कहीं भी लिखा हुआ भी होगा कहीं, वेयर वी टी इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मान चाहिए अपने को। इसका मतलब ये पोर्शन हम साइड में रख लेते हैं, तो 18 नीटा वी टी ये साइड में रख लिया। ये इधर ले जाओ भाई, जैसे आप इधर ले जाओगे तो ये 4 रो आर स्क्वायर जी माइनस 4 सिग्मा आर स्क्वायर जी, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वी टी को यहीं रखो, इसका कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लो। 4 आर स्क्वायर जी कॉमन निकल रहा है, इधर आ रहा है रो माइनस सिग्मा। ध्यान से देखो, ये सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी है, ये रो है मटेरियल की डेंसिटी जो आप डुबाना चाह रहे हो, डिवाइडेड बाई 18 नीटा। ये 2 से फिर कट रहे हैं तो ये आ गया 2/9 आर स्क्वायर
इंटू रो माइनस सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई जी। इस जी को इधर मल्टीप्लाई ताकि सूत्र अच्छा दिखे अपने को। यस, नीटा तो नीचे आना ही है, नीटा के बिना तो बात ही नहीं बनेगी। ये नीटा या नीटा कांस्टेंट है, इसलिए इसकी डिवाइड में रख दो अलग से ऐसे। ये हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया वीटी का। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे। इसका मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो रेडियस की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, सिंस वी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आकार जितना बड़ा होगा क्रिटिकल वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, यस। तो कहने का मतलब उपरोक्त सूत्र जो है वो श्यान माध्यम में नीचे गिरते हुए गोले के वेग की या सीमांत वेग को प्रदर्शित करता है। उपरोक्त समीकरण लिख सकते हो। उपरोक्त समीकरण किसी गोले के द्रव्य में नीचे गिरते हुए सीमांत वेग को प्रदर्शित करता है, जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। The above equation expresses the terminal velocity of the spherical object which is directly proportional to the square of radius of the object और स्फीयर। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।